साथियों, वर्डिक्ट न्यूज के स्पेशल कार्यक्रम सियासी हलचल में आज हम हैं गुजरात में। बात करेंगे गुजरात में सियासत देखा जाए और चाहे रीजनल भौगोलिक तौर पर देखा जाए। गुजरात चार भागों में बटा हुआ है। साउथ गुजरात, सेंट्रल गुजरात, नॉर्थ गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, काठियावाड़। आज हम बात करेंगे सौराष्ट्र काठियावाड़ के क्षेत्र की राजनीतिक परिस्थितियां क्या बन बिगड़ रही हैं। 2024 चुनाव की चर्चा पूरे देश में है। जनरल इलेक्शन की, आम चुनाव की चर्चा पूरे देश में है। किसी भी समय इलेक्शन कमीशन की प्रेस हो सकती है, कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो सकता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस राज्य से आते हैं और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी जिस राज्य से आते हैं, यहाँ का सियासी तापमान, पॉलिटिकल टेम्परेचर कहां पर मूवमेंट कर रहा है, उन किस राजनीतिक दल की क्या संभावनाएं हैं, क्या कोई तीसरा त्रिकोण बन रहा है। भारतीय जनता पार्टी जिसने लैंडस्लाइड विक्ट्री पिछले विधानसभा चुनाव में गुजरात में प्राप्त किया था, और कांग्रेस पार्टी बहुत ही पीछे 18-19 सीटें पाकर के विधानसभा में पिछली बार से भी अपनी कमजोर उपस्थिति विधानसभा में दर्ज कराई थी। और तीसरे मोर्चे की, थर्ड फोर्स की जो बात किया जाए, सिर्फ एक सीट समाजवादी पार्टी को मिली थी। तो क्या परिस्थितियां अब बन सकती हैं। समाजवादी पार्टी को इस क्षेत्र में, सौराष्ट्र काठियावाड़ कच्छ के क्षेत्र में एक सीट मिली थी, और कांग्रेस पार्टी भी अर्जुन भाई मोढवाड़िया जो हैवी वेट हैं, कांग्रेस के जायंट्स पॉलिटिशियन माने जाते हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, गुजरात विधानसभा गांधीनगर में लीडर अपोजिशन रह चुके हैं, विधायक हैं, और इसके अलावा एक विधायक और कांग्रेस पार्टी का इस पूरे रीजन में जीता था। कई कद्दावर नेता इस क्षेत्र से चुनाव हार गए थे। बड़ी लंबी फेहरिस्त है। भावनगर से नौशाद सोलंकी, ललित वसोया धोरा जी से, वांकानेर से पीरजादा साहब तो लगातार जीतते रहे। मतलब जब भारतीय जनता पार्टी का जो गोल्डन पीरियड का समय है, उसमें भी पीरजादा साहब लगातार वांकानेर से जीतते रहे, ललित साहब टंकारा से जीतते रहे, और राजौला से अमरीश डेयर साहब लगातार चुनाव जीतते रहे कांग्रेस के। लेकिन ये सारे लोग इस बार धराशायी हुए। ऐसी क्या परिस्थितियां हुई इस क्षेत्र में। गुजरात में एक बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट इस बार हुआ था। आम आदमी पार्टी को 4 सीटें मिली थी। एक सीट मिली है भरूच जिले की डेडियापाड़ा, और बाकी 3 सीटें इसी सौराष्ट्र काठियावाड़ रीजन से आम आदमी पार्टी ने जीती है। और ये तीनों विधायक, जाम जोधपुर से हेमंत खवा यादव समाज से आते हैं, बोटाद से उमेश मकवाणा, और विसावदर से भूपत भायाणी के बारे में चर्चा है गुजरात में। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खेमे में शिफ्टिंग कर ली है। तो इस तरह अब आम आदमी पार्टी के 3 विधायक बचे हैं, और इसी क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के जो बड़ा चेहरा रहे हैं, यादव बाहुल्य विधानसभा सीट द्वारिका के आसपास वो चुनाव लड़े थे और वो चुनाव लूज कर गए थे, जो बड़ा चेहरा रहे, जिनको आम आदमी पार्टी ने अपना प्लेयर बनाया था। आज हम बात करेंगे इसी एरिया की, इसी हलके की करीब 60 विधानसभा सीटें आती हैं और 7 लोकसभा सीटें, या मान के चला जाए कि 7 लोकसभा सीटों में एक सीट कच्छ है। मतलब 7 लोकसभा सीटें इस पूरे सौराष्ट्र रीजन में आती है। ये जो एरिया है, ये खासकर पाटीदार डोमिनेटेड एरिया है, किसानों का एरिया है, और केशु भाई पटेल जैसे किसान हितैषी नेता ने भी इसी क्षेत्र में राजनीति किया, इसी क्षेत्र में जन्म लिया, और सूबे के वजीर आला रहे हैं केशु भाई पटेल साहब। इस क्षेत्र ने एक से एक बड़े धुरंधर सियासी प्लेयर दिए। पोरबंदर, जहां से कांग्रेस के विधायक अर्जुन भाई मोढवाड़िया हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन, पहले ही मैं बता चुका हूं, और महात्मा गांधी जी की जन्मभूमि पोरबंदर भी इसी रीजन में आती है। आज हम बात कर रहे हैं, पहले भी हम बता चुके हैं, हमारे गुजरात प्रवास के दरमियान खास मेहमान गुजरात की सियासत को बहुत नजदीकी से, बारीकी से, शिद्दत से, साफगोई से समझने और उसकी तहकीकात, उसकी जांच पड़ताल करने में माहिर, और अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा परिषद, देश के पत्रकारों के नेता, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने लगातार सियासी पिच पर काम किया है। उन्होंने समझा है यहाँ के जेहन की, यहाँ की माटी को, यहाँ की सियासी आबोहवा को, और खासकर सौराष्ट्र की 60 विधानसभा सीटों की एक एक सीटों का व्यक्तिगत उनका दौरा रहा है।
ऐसी शख्सियत के साथ हम वर्डिक्ट न्यूज के माध्यम से आपको आज रूबरू करा रहे हैं। एक एक सीट का सीट दर सीट विश्लेषण। पहली बार आप देख रहे हैं कि आम चुनाव के पहले गुजरात के रीजन वाइज सीट दर सीट विश्लेषण वर्डिक्ट न्यूज आपके लिए लेकर के आया है। आप हमारे साथ बैठे रहिए, देखते रहिए। 60 सीटों और 7 लोकसभा सीट का जातिगत समीकरण, सामाजिक समीकरण, राजनीतिक समीकरण और यहां तक यहां की खेती खरियानी, सियासी आबोहवा आपसे हम रूबरू करा रहे हैं उस शख्सियत को जिसको हम राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार जिग्नेश भाई कालावड़िया के नाम से जानते हैं। कालावड़िया साहब, वर्डिक्ट न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। जिग्नेश भाई, क्या लग रहा है गुजरात की, खासकर सौराष्ट्र रीजन की जो 7 लोकसभा पार्लियामेंट सेगमेंट हैं, इसमें क्या तस्वीर बन बिगड़ रही है? ओपी जी, आप भी गुजरात की राजकीय आबे हवा से बहुत परिचित है। काफ़ी कुछ गुजरात का दौरा आपने किया है। आप जानते हैं कि गुजरात में 2014 के बाद लगातार सभी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी में बीजेपी जीत रही है। 26 में से 26 सीट वो निकाल रही है। तो अभी हम अगर चुनाव के बारे में बात करें तो जिस तरह रेस्ट ऑफ गुजरात की सीटें है उसी तरह सौराष्ट्र रीजन और सौराष्ट्र कच्छ एक साथ बोला जाता है, कच्छ काठियावाड़ जी, कच्छ काठियावाड़। हाँ, तो ये पहले अलग स्टेट था, आपको मालूम होगा जी जी। और जब बृहद मुंबई राज्य था, बृहद मुंबई, हाँ, तो बृहद मुंबई राज्य से रेस्ट ऑफ गुजरात का पार्ट अलग हुआ और अलग स्टेट जो सौराष्ट्र था उसके साथ वो मिल गया और गुजरात स्टेट बना। तो सौराष्ट्र का जो भौगोलिक स्थान है वो भी बिल्कुल रेस्ट ऑफ गुजरात से डिफरेंट है। सौराष्ट्र का कल्चर, जिसको सांस्कृतिक जो विरासत है सौराष्ट्र की, वो भी बहुत रेस्ट ऑफ गुजरात से बिल्कुल अलग है। तो राजकीय मिजाज भी सौराष्ट्र का कभी कभी अलग तरह का रहता है रेस्ट ऑफ गुजरात से, जो हमने 2017 के चुनाव में देखा है। तो सौराष्ट्र में जो फिलहाल परिस्थिति का मुआवना हम करें तो एक बात बिल्कुल साफ है कि अभी जो रेस्ट ऑफ गुजरात जिस तरफ जा रहा है बीजेपी की, और उसी तरफ इस बार पर्टिकुलर 2024 की बात करें तो उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को नहीं मिल रहा है। मैं थोड़ी आपकी जानकारी दुरुस्त कर दूं तो आम आदमी पार्टी ने पिछले 2022 विधानसभा में यहाँ से 5 सीटें जीती थी। 5, इसमें एक डेडियापाड़ा से चैत्र भाई वसा और बाकी की जो सब सीट थी वो सौराष्ट्र से, 4। तो सौराष्ट्र का राजकीय मिजाज बाकी के गुजरात से थोड़ा अलग रहता है। ये भी उसकी एक पहचान है कि बाकी की 4 सीट जो आम आदमी पार्टी को मिली थी वो सौराष्ट्र से आई थी। जामजोधपुर से हेमंत भाई खवा थे, हमारे सुधीर भाई वाघाणी जीते थे गारियाधार से, हमारे भाई श्री उमेश भाई मकवाणा बोटाद से जीते थे, वो भी सौराष्ट्र रीजन का पार्ट है। गारियाधार भी सौराष्ट्र में है, जामजोधपुर भी सौराष्ट्र में, और विसावदर से जो भूपत भाई भायाणी जीते थे जो आजकल बीजेपी में चले गए हैं रिजाइन करके। तो सौराष्ट्र ने आम आदमी पार्टी को थोड़ी तवज्जो दी थी, ऐसा हम कह सकते हैं। जिग्नेश भाई, आम आदमी पार्टी की जो लीडरशिप है उसके भी बड़े नेता शायद इसी रीजन से विधानसभा। हाँ, आम आदमी पार्टी का जो प्रदेश अध्यक्ष थे गोपाल इटालिया, वो पाटीदार आंदोलन से जुड़ा हुआ चेहरा था। युवाओं में उसकी काफी लोकप्रियता थी और वो बेबाक तरीके से हर चीज पर अपनी राय रखते थे। इसलिए इस 2022 विधानसभा में थोड़ा आम आदमी पार्टी का उबान सौराष्ट्र में देखने को मिला था। लेकिन उसके बाद 2022 के बाद स्थिति में परिवर्तन हुआ है। आम आदमी पार्टी का जो हमारा प्रदेश अध्यक्ष था गोपाल इटालिया, उसको हटाकर सौराष्ट्र का ही दूसरा चेहरा है ईसुदान गढ़वी, लेकिन वो थोड़ा सोबर आदमी है तो उसको प्रदेश अध्यक्ष आम आदमी पार्टी ने बनाया। इसलिए आम आदमी और ईसुदान गढ़वी आम आदमी पार्टी को एक संगठन के रूप में वो आगे नहीं बढ़ा पाए और उसका संगठन अब सौराष्ट्र रीजन में भी बिल्कुल बिखर चुका है। गढ़वी शायद मीडिया पर्सनालिटी रहे। हाँ, वो मीडिया पत्रकार थे, वीटीवी से उसका ताल्लुकात थे। एक बड़ा चर्चित उनका कार्यक्रम, वो किसानों पर बहुत अच्छी तरह से बात करते थे और इसलिए लोकप्रिय भी काफी हुए थे पत्रकार के तौर पे। लेकिन वो पत्रकार के रूप में उसको जितनी लोकप्रियता हासिल हुई थी उसकी इतनी लोकप्रियता उसको राजनीतिक तौर पर नहीं मिल पाई है। हम पर्टिकुलर बात करें 2024 के चुनाव की तो सौराष्ट्र में 6 सीट और 1 सीट आती है कच्छ में। सौराष्ट्र और कच्छ की जो कुल मिलाकर 7 ही उसकी सब बोला जाता है, 7 हाँ हम चर्चा करते हैं। तो सौराष्ट्र की जो 6 सीट है
तो जो और कच्छ की एक सीट, तो पिछली बार 2014 में और 2019 में भी बीजेपी के पास ही थी, और इस बार भी सभी सीट सौराष्ट्र और कच्छ भी बीजेपी के पास जाने की संभावना है। इसका एक सबसे बड़ी वजह यह है कि कांग्रेस का संगठन बिल्कुल जिस तरह आम आदमी पार्टी का संगठन बना था और बिखर गया, और इसका धीरे धीरे करके पिछले 15-20 साल से जो सत्ता में, वो 30 साल से 3 दशक से वो सत्ता में नहीं है कांग्रेस यहाँ। तो धीरे धीरे सब जो कांग्रेस माइंडेड लोग थे वो भी, चिमन भाई पटेल के बाद, हाँ, कांग्रेस माइंडेड लोग भी धीरे धीरे या तो अपने घर बैठ गए या फिर भाजपा की ओर चले गए। तो कांग्रेस का भी कोई संगठन ऐसा धरातल पर मौजूद नहीं है जो कांग्रेस माइंडेड पीपल है, जो कांग्रेस माइंडेड वोट है, उसको मतदान बूथ तक पहुंचा सके। इसलिए फिलहाल 2024 में कोई परिवर्तन की बड़ी गुंजाइश इन सभी सीटों पर देखने को नहीं मिल रही। हम पर्टिकुलर एक के बाद एक सीट की बात करें तो राजकोट है, उसको सौराष्ट्र का पाटनगर कहा जाता है, सबसे मेन सीट सौराष्ट्र का। हाँ, तो राजकोट की जो सीट है, राजकोट पहले से ही आरएसएस का गढ़ रहा है। नरेंद्र मोदी ने भी अपना पहला चुनाव, अपनी जिंदगी का पहला चुनाव, जब उसको केशुभाई पटेल के स्थान पर मुख्यमंत्री के तौर पर उसको पेश किया गया था, मुख्यमंत्री घोषित किया गया था, उसके बाद जो अपना जिंदगी का पहला चुनाव लड़े वो राजकोट सीट से ही लड़े। वो सीट जहाँ से हमारे वजुभाई वाला, जो अभी कर्नाटक के गवर्नर थे और अभी निवृत्त थे, वजुभाई वाला लगातार उस सीट से, कांग्रेस की जब सरकार थी तब भी वहां से चुनकर आते थे, और पूरे गुजरात में जब कांग्रेस की सत्ता थी उस वक्त भी राजकोट का जो कॉर्पोरेशन था वो बीजेपी के पास है, बीजेपी के पाले में। तो राजकोट पहले से बीजेपी का और आरएसएस का गढ़ है। तो इस सीट पर कोई बदलाव की कोई संभावना नहीं है। इस सीट पर कांग्रेस से कोई चुनाव लड़ने के लिए भी अभी तक कोई आगे, कोई चर्चित चेहरा कोई आगे नहीं आ पा रहा है, और अपना नाम बढ़ाना भी नहीं चाहता है कि मैं इस सीट लड़ूंगा, कांग्रेस से लड़ूंगा, ऐसी कोई अभी हिम्मत नहीं कर रहा है। इतना बीजेपी का वहाँ दमदार संगठन भी है और उसके लोग भी उनसे जुड़े हुए हैं। तो राजकोट सीट 100% बीजेपी खेमे में ही जाएगी, और बीजेपी से वहाँ से लगातार मोहन भाई कुंडारिया, इसके पहले वल्लभ भाई कथीरिया, डॉक्टर वल्लभ कथीरिया, जो केंद्रीय मंत्री भी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके, इससे पहले शिवलाल भाई वेकरिया। तो ये पाटीदार डोमिनेटेड सीट, हाँ, पाटीदार समाज का ही किसी कोई व्यक्ति इस सीट में चेहरा बनेगा और बीजेपी के पाले में यह सीट जाएगी। इसके बाद बात करें हम तो जामनगर सीट की। जामनगर सीट में पहले पाटीदारों को टिकट दी जाती थी, कांग्रेस में क्षत्रिय कैंडिडेट रहता था, और बीजेपी में जब से चंद्रेश भाई पटेल आए, इसके पहले जो हमारे क्रिकेटर थे अजय जडेजा के फादर दौलत सिंह जाडेजा वहां से लगातार कांग्रेस की सीट निकाल रहे थे। हाँ, काफी अरसे तक वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। पहली बार उसको चंद्रेश भाई कोरड़िया ने बीजेपी से उसको हराया, और फिर धीरे धीरे ये सीट पाटीदार के हाथ से निकलकर अब यादवों के हाथ में चली गई। अहिर, हम गुजरात में हम उसको आयर बोलते हैं, अहिर बोलते हैं, आपके यहाँ उसको यादव कम्युनिटी के नाम से पहचाना जाता है। अभी उसका पूनमबेन माडम वहां से 2 बार से सांसद है, और रिलायंस जो जिसकी बड़ी रिफाइनरी जामनगर में है, तो उसका भी बहुत बड़ा प्रभाव जामनगर की इस सीट पर रहता है, रिलायंस ग्रुप का। और पूनमबेन माडम रिलायंस ग्रुप से भी काफी नजदीक है, तो तीसरी बार की भी उसकी संभावना 24 की 100% संभावना दिखाई 100% तो नहीं, 99% हम कह सकते हैं। कोई 1-8% में कोई कुछ फेरफार की गुंजाइश रहती, लेकिन कहा जाता है कि पूनमबेन माडम ने अपने ही चाचा को चुनाव मैदान में हराया था, वो एमपी हुआ करते थे कांग्रेस। विक्रम भाई माडम कांग्रेस से चुनकर आते थे, बहुत सेवाभावी व्यक्तित्व है। वो जामनगर की जो गुरु गोविंद सिंह अस्पताल है उसमें उसका बड़ा सेवा का नेटवर्क चलता है। विक्रम, उसको वो एक ही परिवार, माडम परिवार से सब आते हैं, और पूनमबेन माडम ने विक्रम भाई माडम को हराया था। तो इस सीट में भी अभी परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही। आम आदमी पार्टी का वहाँ कोई अभी अस्तित्व नहीं है। राजकोट में भी आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर कैंडिडेट खड़ा करेगी आप, तो वो डिपोजिट बचाने में भी नाकाम रहेगी, जमानत जब्त हो। तीसरी सीट जो पोरबंदर की बात करें, जो महात्मा गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता उसकी जन्मभूमि भी है, पोरबंदर सीट काफ़ी ज़्यादा एरिया कवर करती है। राजकोट जिले के कुछ भाग, अमरेली का कुछ भाग, जूनागढ़ का कुछ भाग, और पोरबंदर, 3-4 डिस्ट्रिक्ट वो थोड़ा बहुत फैली हुई, बहुत लंबी सीट है। तो पिछली बार यहाँ से रमेश भाई धड़ुक
जो उद्योगपति है, वो पॉलिटिकल उसकी ऐसी पहचान नहीं, लेकिन उद्योगपति है और उसको बीजेपी ने आजमाए थे और अच्छी तरह से वो उन्होंने ये सीट जीत ली थी। और इसके सामने अभी जो राजकोट कांग्रेस के अध्यक्ष जिला कांग्रेस के ललित भाई ओसोया थे, उस वक्त ललित भाई एमएलए भी थे, पिछली चुनाव में वो हार गए दोराजी सीट से, तो वो उसके सामने खड़े थे और अच्छी टक्कर दी थी उन्होंने, लेकिन ललित भाई ओसोया कांग्रेस से चुनाव हार गए थे और रमेश भाई धड़ुक इस सीट को अच्छी तरह से जीतने में कामयाब रहे थे। लेकिन इस बार पोरबंदर में और राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चा है कि रमेश भाई धड़ुक फिर से चुनाव मैदान में नहीं उतरेंगे, बीजेपी कोई नया कैंडिडेट को उतारेगी और ये भी पाटीदार बहुल एरिया है पूरा, तो पाटीदार समाज से ही ज्यादातर दोनों पार्टी अपने उम्मीदवार खड़ा करती। पिछले विठल भाई रादड़िया, जिसका बहुत बड़ा किसान आगेवान के रूप में गुजरात में वो जाने जाते हैं, जयेश रादड़िया जो एमएलए है, धारासभ्य है, उसके पिताजी, उसका बड़ा नाम है वहाँ, यहाँ का जो किसान राजनीति, किसान राजनीति और कोऑपरेटिव सेक्टर जो सहकारिता में भी उसका बड़ा नाम है। तो विठल भाई रादड़िया भी यहाँ से लगातार सांसद के रूप में कांग्रेस और बीजेपी दोनों से उन्होंने दोनों के सिंबल पर वो चुनाव इसी सीट से जीतते थे। तो पोरबंदर सीट पर जो भी नया चेहरा आएगा, बीजेपी जिसको भी आजमाएगी, वहाँ भी कुछ बड़ा पड़कार मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि अर्जुन भाई मोढवाड़िया है, अर्जुन भाई मोढवाड़िया थोड़ा अभी प्रो बीजेपी हो चुके हैं, इसी राजनीतिक गलियारों में चर्चा है मीडिया के। हाँ, और जो आपने बताया कि समाजवादी पार्टी की एक सीट निकली थी, वो कॉन्स्टिट्यूंसी भी ये पोरबंदर में इसी पार्लियामेंट का हिस्सा है, जो कुतियाना, वो मेयर कम्युनिटी वहाँ बड़ी तादाद में है और मेयर कम्युनिटी से ही ये कुतियाना विधानसभा में कोई चेहरा जाता है। कांदल जाडेजा इसके पहले भी विधानसभा में पहुंचे थे अलग सिंबल पर, इस बार वो समाजवादी पार्टी के सिंबल, पहले वो एनसीपी के सिंबल पे, शरद पवार साहब। हाँ, लेकिन कांदल अपने आप में व्यक्तिगत उसकी ताकत है और अपने नाम पर वो विधानसभा में पहुंचता है, कोई सिंबल की उसको कोई आवश्यकता नहीं, किसी भी सिंबल पर इंडिपेंडेंट भी वो खड़ा रह जाए तो उसकी इतनी लोकप्रियता है कि वो कुतियाना उत्तर प्रदेश की कुंडा माना जाए। हाँ, वो तो और एक सीट अभी मानावदर की कांग्रेस को मिली थी, इसी पोरबंदर का हिस्सा है मानावदर, वहां से पाटीदार बनाम यादव का चुनावी जंग हुआ था और पाटीदार कैंडिडेट बीजेपी का जो कैंडिडेट जवाहर चावड़ा, तो लंबे अरसे तक कांग्रेस में रहे थे, उन्होंने पाला बदला और बीजेपी में आए बेथल जी चावड़ा के बेटे। तो जवाहर चावड़ा बीजेपी की ओर से थे और अरविंद लाडानी कांग्रेस की ओर से थे और जवाहर चावड़ा वो चुनाव हार गए थे। तो पोरबंदर की 3 कंस्टिट्यूंसी ऐसी है कि जहां बीजेपी हारी थी पिछले चुनाव में, 2022 के चुनाव में, फिर भी ऐसा कोई अभी वहाँ कोई माहौल नहीं है कि हम ऐसा कह सके कि कांग्रेस यहाँ कुछ अलग तरह से परिणाम दिखा पाएगी। एक बात है, अगर जाति समीकरण के हिसाब से कोई ऐसा कैंडिडेट कांग्रेस लाकर आती है कि जो जाना माना चेहरा हो, आर्थिक रूप से मजबूत हो और जो पाटीदारों में जो 2 पेटा ज्ञाति आपको मालूम होगा, लेवा पटेल और कड़वा। हाँ, तो बीजेपी से तो 100% लेवा पाटीदार आएगा। इसके सामने अगर पाटीदार कम्युनिटी का कोई बड़ा चेहरा लेकर कांग्रेस आती है तो इस सीट में संभावना बन सकती है। लड़ाई अभी कोई संभावना नहीं है, लेकिन ऐसा कोई चेहरा आ जाए तो इस सीट में कम से कम फाइटिंग पोजीशन में ये सीट पोरबंदर आ सकती है, ऐसा मेरा आकलन है। इसके बाद सौराष्ट्र रीजन की जो सीट है जूनागढ़ सीट है, उसमें पाटीदार, अहीर, कारड़िया राजपूत और इन सबसे ज्यादा कोली समाज ओबीसी लोग, हाँ, ये सभी अपनी अपनी तरह से प्रभुत्व रखते हैं। अब थोड़ी बहुत डिफरेंस है मतदारों का, लेकिन कोली समाज सबसे ज्यादा है। अहीर भी अच्छी तरह है, पाटीदार भी है, कारड़िया राजपूत भी इस सीट पर है बहुत अच्छी तरह। और कारड़िया राजपूत का भी कैंडिडेट दिनू बोघा सोलंकी यहाँ से सांसद बन चुके हैं। अहीर समाज से जसूभाई बारण यहाँ से सांसद बन चुके हैं। हाँ, यहाँ से बेथल जी चावड़ा यादव समाज अहीर समाज से बन चुके हैं सांसद। यहाँ से पाटीदार समाज से गोविंद भाई शेखड़ा, भावनाबेन चिखलिया जो अटल बिहारी वाजपेयी में केंद्रीय मंत्री रही थी, वो भी पाटीदार है, वो भी इसी क्षेत्र से सांसद बन चुके हैं। तो सभी कास्ट के लिए, सभी जातियों के लिए यहाँ गुंजाइश है।
पिछली टर्म में यहाँ से राजेश चुड़ासमा जो कोली समाज से, और इसके सामने कांग्रेस के ने भी कोली कैंडिडेट को मैदान में उतारा था, पुंजाभाई वंश चुनाव हार गए थे, राजेश चुड़ासमा जीते थे। लेकिन राजेश चुड़ासमा के सामने अभी स्थानीय बीजेपी में थोड़ा असंतोष है। और थोड़ा उस पर अलग तरह के एलिगेशंस भी लग रहे हैं। तो ऐसा सभी लोगों का मानना है कि राजेश चुड़ासमा बीजेपी से रिपीट नहीं की कोई नया चेहरा आएगा। और कांग्रेस से अभी यादव या कोली दोनों समाज के, कोली समाज से वहाँ विमल चुड़ासमा जिन्होंने सोमनाथ में इतने बीजेपी के बवंडर के बावजूद भी उन्होंने अपनी सीट सोमनाथ जो ज्योतिर्लिंग भी है, हमारा धार्मिक क्षेत्र भी, वहाँ से अपनी सीट कांग्रेस ने निकाली थी विमल चुड़ासमा के रूप में। तो विमल चुड़ासमा को अगर वो युवा चेहरा है, अगर उसको कैंडिडेट के तौर पे जूनागढ़ सीट से कांग्रेस मैदान में उतारती है तो ये सीट भी रोचक बन सकती है, लड़ाई रोचक हो सकती है। और एक हीराभाई जोटवा आहिर समाज से है, हाँ, बहुत कम मार्जिन से केशोद विधानसभा में वो पिछला चुनाव हारे थे, लेकिन वो भी दमदार कैंडिडेट है। तो जूनागढ़ में मेरे हिसाब से कुछ फाइट को लेकर के यादव और कोली समाज के बीच फाइट हो सकती है। सीट में कांग्रेस कुछ अपना रोचक लड़ाई बन सकती है। इसके बाद हम बात करें तो भावनगर सीट है। भावनगर कोली बाहुल इलाका है, वहाँ कोली समाज की तादाद बहुत है। इसके पहले क्षत्रिय कैंडिडेट वहाँ से जीतते थे, लेकिन पिछले 2-3 टर्म से वहाँ से सिर्फ कोली समाज का कैंडिडेट ही आया था। ये भावनाबेन सियाड़ करके है, भारतीबेन सियाड़, वो वहाँ की सांसद है। लेकिन इस बार वहाँ भी परिवर्तन के आसार है, कोई नया चेहरा बीजेपी की ओर से मैदान में आएगा। और वहाँ वो सीट भी राजकोट की तरह ज़्यादातर बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं, बीजेपी की वहाँ अच्छी पेट है, तो वो सीट बीजेपी आराम से निकाल लेगी। वहाँ कोई गुंजाइश या कोई लड़ाई मेरे हिसाब से नहीं बनती। इसके बाद सुरेंद्रनगर की बात करें तो सुरेंद्रनगर है वो परिवर्तन का क्षेत्र है। वहाँ कोई जो वहाँ का जो जनता है वो परिवर्तन कभी भी कर सकती है, लेकिन चुनावी इतिहास को देखा जाए तो वहाँ भी बीजेपी की बढ़त है। बीजेपी के अभी डॉक्टर महेंद्र मुंजपरा वहाँ से सांसद है, कोली समाज से। सोमा गांडा पटेल करके कांग्रेस, हाँ, वो बीजेपी के आदमी थे, लेकिन वो बीजेपी कांग्रेस ऐसे पार्टी शिफ्टिंग करते रहते हैं। वो भी लगातार कई बार सांसद रहे। देवजी भाई फतेहपुरा करके थे, वो भी कोली समाज से, वो भी सांसद रह चुके हैं वहाँ से। तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों का कैंडिडेट कोली समाज से ही आएगा, और वो सीट में अभी भी बीजेपी की संभावना बहुत ज़्यादा है। वहाँ कोई फाइटिंग के इतने आसार नहीं दिख रहे। अगर कोई ऐसा चेहरा अचानक कोली समाज का कोई बड़ा नेता अगर कांग्रेस की ओर से आ जाए तो थोड़ी बहुत फाइट यहाँ हो सकती है। कच्छ की बात करें, कच्छ को भी सौराष्ट्र के साथ जोड़ा जाता है। कच्छ सीट पर शेड्यूल कास्ट के लिए वो अनामत सीट है, रिजर्व सीट है। वहाँ से पिछले 2 बार से विनोद चावड़ा बीजेपी की ओर से चुनाव जीत रहे हैं। विनोद चावड़ा के सामने भी बहुत एलिगेशंस है, बीजेपी के अंदरूनी तबक्कों में भी उसके सामने असंतोष है, नाराजगी है। तो विनोद चावड़ा के स्थान पर भी कोई दूसरा नया चेहरा रिप्लेस होगा। जिग्नेश मेवाणी इस सीट से कांग्रेस का कैंडिडेट बन सकते हैं, ऐसी भी संभावना राजकीय गलियारों में है। तो अगर जिग्नेश मेवाणी अगर ये सीट कांग्रेस की ओर से लड़ता है तो सीट में थोड़ा फाइटिंग होगी। बाकी ये भी वन साइडेड बीजेपी की ओर जा सकती है। ये कुल मिला के सौराष्ट्र का ये चुनावी गणित है। धन्यवाद जिग्नेश भाई। ये थे जिग्नेश भाई कालावड़िया, सौराष्ट्र की सियासत पर बारीकी नजर लगातार बनाए हुए हैं। हम आपसे लगातार मिलते रहेंगे जनरल इलेक्शन की वोटिंग के दिन तक। लगातार सौराष्ट्र और पूरे गुजरात की 26 लोकसभा सीट पर वर्डिक्ट न्यूज की कड़ी नजर है। हम लगातार देख रहे हैं क्या निहितार्थ हैं, क्या सियासी ध्वनियार्थ हैं, गुजरात के क्या सियासी मायने हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री गुजरात से ताल्लुक रखते हैं और जिन्होंने उत्तर प्रदेश की वाराणसी तक अपना दबदबा बनाए रखा है। वाराणसी से वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। इस बार गुजरात का ऊंट, सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा, ये भविष्य के गर्भ में है। लगातार जुड़े रहिए वर्डिक्ट न्यूज के साथ सियासी हलचल में। नमस्कार।